Now, when we talk about the Habsburg Empire, we know it was very much distributed. Patchwork जैसा था. Patchwork means बहुत अलग-अलग क्या बना था? Overall आपका Habsburg Empire बना. Yes, we were on this part only, no, taking of nationalism. No. As far as I remember, I had completed till French armies. Yeah, they conquered the rest of the Europe. नेपोलियन गया. नेपोलियन को इन लोगों ने क्या किया? इनवाइट किया था ना अपने कंट्री में. आओ आओ, तुम्हारा नेपोलियनिक कोड कितना अच्छा है. कौन सा? Yeah, is it? No, beta. As far as my records, I have taught you. Okay. We are not till that part. Okay. Just a minute. We'll just quickly brush up. Okay. See, listen. तो क्या हुआ था? नेपोलियनिक सिविल कोड तक तो हुआ था पक्का. वहां तक चीजें क्लियर है. ठीक है. फिर आगे देखते हैं. नेपोलियन के जो कोड थे, उनके जो सारे लॉस थे, वो सभी कंट्रीज को क्या लगा? बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये हमारे कंट्री में आएगा तो क्या होगा? अपने पास भी नेपोलियनिक कोड जैसा कुछ आएगा, जिससे हमको भी क्या मिलेगी? फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी एंड लिबर्टी मिलेगी. ऑल दोस थिंग्स व्हिच ही हैज इंट्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट विल कम टू आवर कंट्रीज आल्सो. ऐसा सोचकर उन लोगों ने क्या किया? नेपोलियन और उसके फ्रेंच आर्मीज को अपने कंट्री में आने दिया, घुसने दिया, इनवाइट किया इनफैक्ट कि आओ तुम और हमें क्या करो? हमारे दुष्ट मोनार्क से हमें आजादी दिलाओ. और ये नेपोलियन अपने फ्रेंच आर्मीज के साथ वहां गया. क्यों गया वहां पर? क्योंकि वो उन एरियाज को क्या करना चाहता था? कैप्चर करना चाहता था. दैट इज व्हाई ही वेंट देयर. And once he went there, he started capturing those areas. He started applying Napoleonic civil code there also. तो वहां के लोग क्या हो गए थे? खुश हो गए थे. किस किस एरियाज को उसने इस तरह से कैप्चर किया? ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, ये सारे एरियाज को उसने क्या किया? कैप्चर कर लिया. Now when I talk about Brussels, it is the capital of Belgium. Yes or no? Then when I talk about Mainz, it is the capital of not capital, it's in Germany. Then Milan is in Italy and Warsaw is in Poland. यहाँ पे हर जगह पे उसने क्या किया? फ्रेंच आर्मीज के लोगों ने फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया, नेपोलियन को अंदर घुसने दिया, अपने ऊपर रूल करने दिया. एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंड? आखिर में नेपोलियन ने अपना असली रंग दिखाई दिया. उसने बता दिया कि वो कोई गुड बॉय है नहीं. वो क्या बन गया बेटा? बैड बॉय बन गया. कैसे बैड बॉय बना वो? उसने क्या किया? जो सारी अच्छी चीजें उसने अपने फ्रांस में की थी, सारी जो अच्छी चीजें उसने वहां पे एग्जीक्यूट की थी, डिड ही कंटिन्यू ऑल दोस थिंग्स देयर इन अदर कंट्रीज, अदर रीजन्स? नो. व्हाट डिड ही डू देन? Priyanshi and Renuka, they are absent. Okay, no problem. Yeah. Because what he did, he increased the taxes. Boys, no talking while I am talking. Otherwise, you come and you talk. I'll go and sit in your place. I would enjoy doing that because even I am feeling a little sleepy, you know. I can also go there and sit. So if you want to talk, please come here. So what happened when Napoleon came into picture in these regions? He executed his true colors. Now what he did, he increased the taxation. भाई वो अपने कंट्री के लोगों के लिए क्या करेगा? टैक्स कम रखेगा. क्यों? ताकि उसके कंट्री के लोग जो है वो क्या हो? प्रॉफिट में जाए.
दैट इज फ्रांस। वो फ्रांस के हित के बारे में सोचेगा, लेकिन वो इन बाकी कंट्री के बारे में सोचने वाला है क्या? नहीं, वो तो वहाँ पैसा कमाने के बारे में सोचेगा। एंड दैट इज द सेम थिंग ही डिड देयर। What he did, he increased taxation, then he started applying censorship. क्या किया उसने? पहले तो टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया, फिर उसने सेंसरशिप लगा दी। What do you understand by censorship? That no one should go against them, and that being against them, they should not be publicized. Yeah, they should not publicize things about them. Now let's take an example. मैंने ना नेपोलियन के अगेंस्ट एक रैप म्यूजिक लिखा है। अब मैं वो रैप सॉन्ग गाने के लिए वहां पे फ्रांस के सड़कों में जाऊंगी या जर्मनी के सड़कों पे जाऊंगी, तो वो मुझे गाने देगा? क्या करेगा? मेरे को मार देगा या उठा के जेल में डालेगा। That is censorship. If I am trying to speak anything, say anything against Napoleon, he is going to arrest me. That is called censorship. Then third thing, what he did, forced conscription. Yes. Whatever it is, if you have not learned, you will revise. If you have learned, then also you revise. Meaning is the same. Knowledge remains constant. Yes or no? Then, forced conscription, what he did? See, अगर आप इंडिया के हो, आप इंडिया के लिए अपनी जान दे रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जो भी आप अपने कंट्री के लिए शहीद हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? जर्मनी के आदमी को बोला चल तू फ्रांस के आर्मी में ज्वाइन हो जाओ और फ्रांस के लिए किसी दूसरे कंट्री के साथ जाके लड़। अब जर्मनी का सपोज एक आदमी है, तो उसको अच्छा लगेगा क्या ऐसा करना? नो, ही वुड लाइक टू गिव हिज लाइफ फॉर जर्मन नेशन, नॉट फॉर फ्रांस, राइट? तो वही हुआ, फोर्स कंस्क्रिप्शन मींस उसने लोगों को फोर्सफुली अपने आर्मी में ज्वाइन कराया और फ्रांस के लिए लड़ने के लिए कंपेल किया। आर यू गेटिंग मी? अब ये तीनों चीज करने के बाद क्या इन सारे कंट्रीज ने जिन्होंने पहले नेपोलियन को वेलकम किया था, वो अब उसको वेलकम करेंगे? आंखें क्या हो गई? खुल गई। आंखों पर जो वो सिविल कोड की पट्टी बंधी थी, क्या हो गया? निकल गया। वो असली रंग सामने आ गया। किसका? नेपोलियन का। अब यहाँ के लोग क्या होने लग गए? नेपोलियन को टाटा बाय बाय बोलने की कोशिश करने लग गए। आर यू गेटिंग मी? अब इनको लगने लग गया कि नहीं, चलो हमारा जो बुड्ढा था ना, मोनार्क राजा, वही अच्छा था। ये हमने क्या दूसरे नेपोलियन को बुला लिया, ये तो हमारे सिर पर और भी ज्यादा मुसीबत लेकर आ गया है। ओके, थिंग्स आर क्लियर टिल दिस? Online students, are you able to hear me? Am I audible? Okay. Then, Habsburg Empire. Habsburg Empire, तो इसमें जर्मन स्पीकिंग कुछ कंट्रीज थी। जर्मन स्पीकिंग एरियाज कौन से थे? जर्मन स्पीकिंग एरियाज you will remember with the code BATS. B for Bohemia, A for Austria, T for Tyrol, S for Sudetenland. Okay? Sudetenland. B for Bohemia, A for Austria, T for Tyrol, S for Sudetenland. BATS. जर्मन स्पीकिंग एरियाज कौन से थे? BATS थे। इटालियन स्पीकिंग एरियाज कौन से हैं? लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, LV। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया कौन से एरियाज थे? इटालियन स्पीकिंग एरियाज। देन third thing that you need to remember is Galicia. Galicia was a region there. If you open up your page number, where man it is, on which page? Galicia. I don't know whether it is even given in your book or not. No, I think it is not there. They should have actually given. Anyways, it's not there in the map, I think. So Galicia, यहाँ पे जो लोग थे, they were mainly Polish speaking, cultural ties with Poland. And then finally in Hungary region, Hungary में क्या था बेटा? Almost 50% spoke the native language called Magyar. कौन सा लैंग्वेज बात करते थे? Magyar. And rest 50 spoke other different language. तो क्या कोई भी एक ऐसा रीजन है जो बोल सकता है कि हाँ हम हैब्सबर्ग एम्पायर से बिलोंग करते हैं?
सबका क्या है, कल्चर अलग अलग है, सबका ट्रेंड अलग अलग है, सबकी बात करने के लैंग्वेजेस अलग अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, और इन सब मिलाकर उसने क्या बनाया था, अपना खुद का एक हैब्सबर्ग एम्पायर था। व्हाई? बिकॉज ही वाज डूइंग टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जो भी हाथ में आता गया सारा लैंड क्या किया, कब्जा करते चला गया। सो अल्टीमेटली हैब्सबर्ग एम्पायर कैसा है, एक पैचवर्क है। नाउ लेट मी शो सम, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, Tyrol. Yeah, it is there. Tyrol. Then Sudetenland. Sudeten land. LAND. IT Lombardy है बेटा वो. L is Lombardy. It is there in your textbook. I don't teach anything out of textbook, okay? So don't worry. Lombardy and Venetia are Italian-speaking areas. Now, besides these, there were certain areas where agriculture also very much popular. This is map, beta, map. My special map. Just a rough figure for you to get an imagination कि कहाँ क्या आता था. अब जैसे पेजेस के हिसाब से ना पूरा आपका हैब्सबर्ग एम्पायर अलग टुकड़ों में बटा है, वैसे ही जो फार्मर्स थे उनके हिसाब से भी क्या हो गया, हैब्सबर्ग एम्पायर अलग अलग टुकड़ों में बट चुका है. नाउ लेट्स सी कौन से फार्मर कहाँ के थे. इन द रीजन ऑफ बोहेमिया जो में है वहां पे कौन थे, फार्मर्स कॉल्ड बोहेमियंस. कौन से फार्मर्स है, बोहेमियंस. दीज आर द पेजेंट. Then besides them, Slovaks. Then in Croatia, you had Croats. At Carinola, you had Slovenes. In Transylvania area, you had Romans. अब इनको Romans क्यों बोलते हैं? Because present day this Transylvanian region in your map in current world you can see that this region is called Romania. अब रोमन अलग है. रोमन कौन होते हैं, इटली में जो रोम है वहां के रोमन्स होते हैं. ये कौन है, रोमेनिया के लोग है, तो इनको क्या बोलेंगे, रोमन्स. ओके, जागती रो बेटा, जागती रो. Yeah. So these are Romans, Transylvania area में. So in the north you can see who do the farming work, so Bohemians and the Slovaks. Slovaks को अगर आज के डेट में देखा जाए तो it belongs to the Czechoslovakia region. So they are known as Slovaks. Then to the west you can see you have Transylvania and the people those who do here are known as Romans. And to the south you have the Croats and the Slovenes. Yes, one thing to notice here कि यहाँ आपको वेस्ट में आपको कोई भी फार्मर का ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया है. In the east you have Transylvania's Romans, in the north you have Bohemians and Slovaks, in the south you have Slovenes and the Croats, but in the western region there are no farmer groups. ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल फार्मर्स थे ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सिटी के लोग सिर्फ फार्मिंग ही करते ऐसा नहीं था. आर यू गेटिंग मी? तो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट साइड के लोगों में फार्मिंग का ज्यादा चलन नहीं था. फार्मिंग कहाँ पे ज्यादा होती थी, नॉर्थ, साउथ और ईस्टर्न रीजन्स में. ओके, if you want you can make this short diagram for your conceptual information, otherwise we can move ahead.
Now, who is talking there? East and west. Those who wish to talk can come here and talk, so that I can go and sit there in your place. Did you finish writing whatever is given on the board? Now see, if you talk about Europe in general, now this I am not speaking about any one particular country as such. I have drawn this figure of whole of the Europe in general. अगर यहाँ देखो ना बच्चों, तो here you can see, as given here also in the central part, in the eastern part, you have many people undertaking farming and peasantry activities. Yes or no? तो फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मर है तो कोई ना कोई तो एरिस्टोक्रेट तो होगा ही. अब एरिस्टोक्रेट क्या करेगा? उस जमीन का मालिक होगा और वो क्या करेगा? वहां पे लोगों को फार्मिंग के लिए रखेगा. फार्मर्स बेचारे दिन रात मेहनत मजदूरी करेंगे और एरिस्टोक्रेट्स उनको पैसे नहीं देगा. यस और नो? This is what the trend is going to be following in central and the eastern parts. तो वहां पे आपको दो ग्रुप ऑफ पीपल दिखेंगे ज्यादातर, एक तो एरिस्टोक्रेसी के लोग और दूसरे कौन है? सर्व्स एंड बॉन्डेड लेबरर्स. Okay, where you are getting to see them in the central and the eastern part. At the same time, if you talk about the western region, तो western region में aristocracies तो थे, लेकिन farmers भी इतने बुरे हाल में नहीं थे कि वो serfs या bonded laborers बने. तो यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में फार्मर्स क्या करते थे? दे वर स्मॉल फार्मर्स एंड दे वर टेनेंट्स. मतलब वो किसी दूसरे के मोहताज नहीं थे, उनके पास अपनी जमीनें थी. कहाँ पर? वेस्टर्न एरिया में. Finish it drawing fast now. You all are busy drawing and I don't know what I'm screaming there then. चलो इंस्पायर होके किया ना, चलो चलो करो. You will have to manage with these maps in my class. ऐसे ही मैथ्स में कुछ भी उटपटांग बनाऊंगी. तो करो जल्दी जल्दी. Finished? Yes. What about others? Quickly, you just have to scribble that. तुम लोग क्या नाप ले लेके बना रहे हो क्या ऑस्ट्रिया को, हंगरी को? जितना किया ना उतना काफी है उनका रिस्पेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द वेस्टर्न पार्ट. अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, बाकी का मैप आगे कल बनाना. तो वेस्टर्न एरियाज में क्या थे? ज्यादातर लोग छोटे मोटे फार्मर्स थे और टेनेंट्स थे. टेनेंट्स मींस इनकी खुद की अगर जमीन नहीं होगी तो वो किसी एरिस्टोक्रेट से क्या करेंगे? जमीन भाड़े पे ले लेंगे, वहां पे फार्मिंग करेंगे, व्हाटएवर एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस दे विल गेट एंड दे विल सेल इट एंड दे विल मेक मनी. तो आपको क्या लगता है आजादी ज्यादा किस लोगों के पास है? सेंट्रल है ईस्टर्न के पास या फिर वेस्टर्न लोगों के पास? वेस्टर्न लोगों के पास ज्यादा आजादी है क्योंकि इनके पास इनका खुद का पैसा आ रहा है. ऐसा नो, यहाँ पे इन लोगों के पास है क्या पैसा? सर्व्स एंड बॉन्डेड लेबर के पास पैसा हो गया क्या? नहीं होगा.
बिकॉज वी आर ऑलवेज अंडर द सप्रेशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक पीपल। तो अब पैसा किसके पास है? स्मॉल फार्मर्स और टेनेंट्स के पास है। तो इस पैसे से वो क्या करेंगे बेटा? इंडस्ट्रीज शुरू करेंगे। अब जहां मैं इंडस्ट्रीज लिख रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गोदरेज बिरला जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना ली, नहीं। देखो तो साल कब है, मिड 18 सेंचुरीज की बातें हो रही है। यहाँ पर इतने बड़े इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, और घर पे छोटी मोटी कोई नई बिजनेस कर रही तो वो है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, देयर विल आल्सो बी अगेन टू टाइप्स ऑफ पीपल, one those who are the owner of these industries and the other those who are working in those industries. So now you tell me कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न एरियाज के सर्व्स और बॉन्डेड है, उनसे कंपैरिजन में क्या ये ओनर एंड ये वर्किंग क्लास पीपल थोड़े बेटर पोजीशन पे है? यस और नो? इनके पास पैसा है, इनके पास आजादी है, इनके पास फ्रीडम है, वो सारी चीजें वहां पे नहीं है सेंट्रल और ईस्टर्न एरिया में। यस और नो? तो ये जो लोग है ना, जो ओनर है इंडस्ट्रीज के और वर्किंग क्लास पीपल जो बन रहे हैं, दीज आर नोन एज मिडिल क्लास पीपल। व्हाट यू विल कॉल देम? मिडिल क्लास पीपल। तो अपर क्लास पीपल कौन से थे? एरिस्टोक्रेट्स। लोअर क्लास कौन से हो गए? सर्व्स एंड बॉन्डेड लेबर्स। ये ना ही एरिस्टोक्रेट्स जितने अमीर है और ना ही सर्व्स एंड बॉन्डेड लेबर जितने गरीब। तो ये बीच के ग्रुप आ गए, इनको क्या कहेंगे? मिडिल क्लास कहेंगे। एंड दिस वाज द सिचुएशन इन ऑलमोस्ट होल ऑफ द यूरोप। एम आई क्लियर टिल दिस पार्ट? चलो मूविंग फर्दर। अब बच्चों, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? पूर्णा, तेरे पास पैसा आ गया, तू क्या करेगी? सेविंग्स करने वाली है। आप क्या करोगे बेटा? सेविंग ही करोगे? अच्छा, मेरे ऑनलाइन बच्चे क्या करेंगे? अंशुल, पैसा आने पे क्या करोगे बेटा आप? व्हाट विल यू डू इफ यू गेट लॉट्स ऑफ मनी? मनस्विनी, आप बताओ बेटा, आप क्या करोगे इफ यू गेट लॉट्स ऑफ मनी? मैम सेव ही करूँ। सब सेव ही करना चाहते हैं खार घर के बच्चे। क्यों कमा रहे हो? हाँ, स्पेंड करने के लिए। कहाँ स्पेंड करोगे तुम? ओके, लग्जरी कौन से हैं? गुड गुड आंसर। लग्जरीज पे खर्चा करोगे। व्हाट आर योर लग्जरीज? डिपेंड्स, तुम कितना काम करोगे उतने में। चलो, व्हाट आर योर लग्जरीज? वो तो हो गया, उससे भी ज्यादा पैसा आ गया अभी तेरे पास। मनी माइंडेड। और क्या करोगे? कभी इसके बारे में भी सोचा है बच्चों? इसके बारे में भी सोचा? नहीं सोचा। ऑब्वियस आज के डेट में आपके लिए, बट उस टाइम पे एजुकेशन वाज अ लग्जरी. Not everyone used to have access to education. Today, education is a fundamental right, Article 24 and all, and you can demand your rights. But वो सब उस समय पे नहीं था. It was a luxury. Only privileged people could get education. If you open the pages of history and see, मतलब जाके खोलना नहीं कोई किताब की पन्ने, but अगर if you check, तो क्या होगा? Major parts of Europe, people were illiterate. वो जानते ही नहीं थे कि राजा उनको कैसा बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि नॉलेज होगा तभी तो उनको ये सारे कंस्पायरेसी से सारे पॉलिटिक्स समझ में आएंगे। अगर पढ़े लिखे लोग ही नहीं है तो उनको कैसे समझ में आएगा? So now people, what they did, these middle class people, when they got education, when they got money, they started investing their money in education. वो पढ़ने लग गया ना। एजुकेशन डजंट मीन कि जाकर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सारे डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, नहीं। एजुकेशन का मतलब क्या है? बेसिक रीडिंग राइटिंग आना, जिससे आप क्या कर सकते हो? कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऑफिशियल लीगल रिकॉर्ड है तो उसको पढ़ सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई नई चीज सोच सकते हो, आपकी मॉरल थिंकिंग क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। तो भी हम उसे क्या कहेंगे? एजुकेशन कहेंगे। आर यू गेटिंग मी नाउ? तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग थे वो क्या हो करने लगे? एजुकेशन में इन्वेस्ट करने लगे। इनके पास जो पैसा आया उस पर एजुकेशन पे खर्चा किए। अब एजुकेशन से क्या होगा बच्चों? नए थॉट्स आएंगे, और यहाँ के लोगों के पास नए थॉट्स क्या है? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन लोगों को इसका मतलब अच्छे से समझ में नहीं आता था। लेकिन अब लोग क्या करने लगे बेटा? पढ़ लिखने लग गए हैं। समझदार लोगों को लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के मीनिंग को समझने में आसानी हो रही है। आप भी पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, मेरे बताओ व्हाट इज लिबरलिज्म?
What is liberalism? Freedom, okay. What else? Liberalism and nationalism, or a liberal nation. What do you understand by these two words? Political freedom, okay. If you check the Habsburg Empire, क्या है वो? पैचवर्क है, अलग अलग रीजन्स को मिलाकर एक ही राजा रूल कर रहा है. Yeah, making a nation state where all people are having same common language, common history, common culture, and making them independent as a nation state. This is what these people started to imagine. Now, if you check your textbook, they have given you that liberalism comes from the Latin root word known as liber. And liber means to be free. Now, this has two sense. One makes a political sense and the other makes economical sense. Political sense में क्या हो रहा है? Let's see that first, and then we will speak about the economic sense. Now, when you talk about politics, there was no equality before law. In those days, अगर किसी आदमी ने एक ही टाइप का क्राइम किया, एक ने एक पर्टिकुलर क्राइम किया है, दूसरे आदमी ने भी क्या किया, वही सेम क्राइम किया, तो एक को क्या हो जाती थी, ज्यादा सजा मिलती थी, दूसरे को कम सजा मिलती थी. Now, why was this situation? Because there was no equality in law. अब देखो, तुम क्या कर रही हो, मेरे क्लास में यौन कर रही हो, तो ये क्या है? क्राइम है. ओके, तो तुम्हें इस क्राइम की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी. इसने भी मान लो यौन किया, पीले, आई एम जस्ट किडिंग, अगर इसने भी यौन किया तो इसको कम सजा मिली, तो इज दिस फेयर? नहीं, दोनों को यौनिंग का क्या मिलना चाहिए? सेम सजा मिलनी चाहिए ना. हाँ, तो ऐसा होता था क्या उस टाइम पर? नहीं होता था. सबको क्या था? अलग अलग सजा मिलती थी. एंड दैट इज व्हाट पीपल वेर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. यार, मैंने भी वो गुनाह किया, इसने भी ये गुनाह किया, सजा तो अलग अलग मिल रही है. एंड देन देयर वाज नो वोटिंग राइट्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज? People above 18 are allowed. Yes, people above 18 are allowed to vote, but here in this scenario in Europe, women had no voting rights because that came very late in the 19th and 20th century after the feminist movement and all. Then people started realizing about women's voting right. But उससे पहले क्या था? Adults को भी, male adults को भी क्या था? Voting rights पूरी तरह नहीं थे. जिसके पास property थी, उसी को voting rights दिया जाता था. Any male who is having property पिछले साल पढ़ा. हाँ बोलो. Ma'am, your voice was cut for like 5 minutes. Okay, then what did you miss out, beta, in between? You want me to repeat something? I was discussing about. From the voting part. Yeah, I was discussing about liberal nationalism, where I told them the meaning about liberalism. It comes from the Latin root word liber, and then I spoke that in those days in Europe, whole of the Europe, you can say what happened. There were two types of issues. One were political issues and the other was economic issues. Now at present, we are discussing political issues where people were not given voting rights. Universal adult suffrage nahi hota tha. Only those people who had property were allowed to vote. Then that was very much bad, right? Yes or no? अब जो जैकोबिन क्लब थे, बीच में आकर उन्होंने अच्छे दिन दिखाए थे कि सबको क्या किया था? वोटिंग राइट्स दिए थे. लेकिन जैकोबिन क्लब भी कितने दिन पावर में था? बहुत जल्दी निकल गया. रोबेस्पियर के साथ जैकोबिन क्लब भी क्या हो गया? चला गया. तो विद दैट वोटिंग राइट्स फिर से क्या हो गए? ओनली दोस पीपल हु वर मेल एंड दे ओन प्रॉपर्टी, उन्हीं को मिलने लग गए. प्रॉपर्टी ओन करना भी आसान नहीं था. प्रॉपर्टी अगर ओन करना है, आपके पास पैसा है, आपने सेलर बायर के बीच में इंटरैक्ट किया और खरीदने की कोशिश की, तब भी आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी ही, इसका कोई गारंटी नहीं था. क्योंकि किसका रूल है? राजा का रूल है. राजा का मन किया, वो कह देगा ये बुक मेरी प्रॉपर्टी, ये बेंच मेरी प्रॉपर्टी, पूर्णा भी मेरी. तो ऐसे में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये जो बेंच है, जो सीट है, वो राजा का हो जाएगा बीच में. भले ही पूर्णा ने इसको खरीदा क्यों ना हो, लेकिन क्या उस पर उसके राइट्स होंगे? क्या नहीं होंगे. सो दिस वाज व्हाट द सिचुएशन की पैसा होने से आपके पास आपको जो चाहिए वो चीज मिलेगी ही, इसकी भी गारंटी नहीं थी. क्योंकि कौन आके बीच में हड़प लेगा? राजा हड़प लेगा. So that was the situation that people were very frustrated. Then now if we talk about economic sphere, तो economic sphere में तो क्या बताऊं, लोगों का रोना खत्म ही नहीं होता है. देखो, इकोनॉमिक स्फीयर में क्या हो गया था? ट्रेड करने के लिए अगर हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए.
When can we say that we have economic freedom? When we have trading rights. Yes or no? अगर मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके अपने गुड्स बेचने हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं और मैं ये बेच पा रही हूँ, तो मैं कहूंगी दैट आवर कंट्री इज इकोनॉमिकली फ्री. बट क्या ऐसा था? नहीं था. क्यों नहीं था? देखो, एक्चुअली नेपोलियन ने क्या किया था, ही मेड 39 स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन. अब उसने कॉन्फेडरेशन क्यों बनाया था? ताकि ये जो लोग हैं जर्मनी में रहते हैं उनको क्या मिले, ट्रेडिंग की फैसिलिटीज बेहतर तरीके से मिले. Now if you know that Germany did not exist before 1871 on the map because it was under the kingdom of Prussia. प्रशिया के राजा के पास ये सारे जर्मन एरियाज क्या हो गए थे, बट गए. कुछ एरियाज ऑस्ट्रिया के पास थे, डेनमार्क के पास थे, तो जर्मनी एज अ होल एग्जिस्ट ही नहीं करता था. अब जर्मनी के लोगों को क्या करनी थी, ट्रेड करनी थी. तो ट्रेडिंग में बहुत डिफिकल्टी हो जाती थी क्योंकि हर 2-3 कदम पर क्या हो रहा है, राजा बदल रहा है. राजा बदलेगा तो उसके रूल्स बदलेंगे, रूल्स बदलेंगे तो उसकी करेंसी बदलेगी, करेंसी बदलेगी तो ट्रेडिंग में फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम होता रहेगा. यही कुछ सिचुएशन था जर्मनी में. सपोज इफ यू आर टॉकिंग, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम न्यूरेमबर्ग टू लक्समबर्ग, व्हाट एग्जांपल दे हैव गिवन यू इन योर बुक, दे स्पीक अबाउट हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग. यस, अगर आप हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना चाहते हो, क्या करने जाओगे, ट्रेड करने. हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग का करंट डिस्टेंस कितना है बच्चों, 609 किलोमीटर्स का है. बट इतने से डिस्टेंस में कितने बार टैक्स पे करना पड़ता था, 11 टाइम्स. एक आदमी को, एक ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए अगर वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है तो इस 609 किलोमीटर्स के रास्ते पे वो कितनी बार टैक्स पे कर रहा है, 11 टाइम्स. एंड ईच टैक्स वाज अमाउंटिंग टू 5% ऑफ हिज गुड्स वैल्यू. अगर मान लेते हैं मैं 100 रुपए का कॉटन लेके जा रही हूँ, क्या लेके जा रही हूँ, 100 रुपए का कॉटन हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में बेचने के लिए, तो मैं कितने जगहों पे रुकूंगी टैक्स पे करने के लिए, 11 टाइम्स. 11 टाइम्स रुकूंगी, हर जगह पे कितना अमाउंट पे करूंगी, 5 रुपीज. तो टोटल मैंने कितने अमाउंट का टैक्स पे किया, 55. मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, 45. इज देयर एनी सेंस ऑफ डूइंग सच अ ट्रेड? ये हालत था. चलो, ये तो पैसे का, कस्टम ड्यूटीज का और टैक्स का हालत है. तो दूसरा एक और रीजन है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, एंड दैट वाज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ये भी कॉमन है. तो आप मुझे बताओ 1 हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. क्या ये सिर्फ खारगर में एप्लीकेबल होता है? कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह पे अप्लाई होता है. बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, यहाँ पे कुछ अलग ही सिनेरियो था. अगर आप जर्मनी की उस समय बात करें तो एक यूनिट था, उसका नाम क्या है, एल. Nowadays we have a cosmetic brand also, no, with this name L18. तो ये L क्या है, उसी से आया है. L means it, the word L actually comes from English word elbow. This is our elbow. तो इतना अगर डिस्टेंस है तो ये क्या था, एक L होता था. Okay, this was the unit of measuring cloth. तो ये एक जो L है, that was, you know, in Frankfurt, this 1 L would be 54.7 centimeter. Similarly, if you talk about mains, mains कहाँ आता है, इटाली. कितना आएगा ये, 55.1 centimeter. Then in Nuremberg, how much it was, 65.6 centimeter. And in Freiburg, how much it was, 53.5 centimeter. तो ये एक L की वैल्यू देखो हर जगह पे क्या हो रही है, बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है. अगर ऐसा होता, यूनिवर्सल वैल्यूएशन होती तो क्या कोई प्रॉब्लम होता, नहीं. लेकिन हर जगह पे अगर बदल रहा है तो मान लो आप क्या हो, एक क्लॉथ मर्चेंट हो, आप अपने कार्ट में, अपने बुलक कार्ट में बहुत सारा क्लॉथ का माल लेकर कहीं से कहीं पर तो बेचने जा रहे हो. हर जगह पे जहाँ पे टैक्स लगेगी आपको रुकना पड़ेगा. आपके कार्ट में जितना भी क्लॉथ है उसको क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा. वहां के जो मिनिस्टर्स होंगे वो उसको मेजर करेंगे, उसके हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा. फिर वापस से वो सब लोड करके फिर आगे जाना पड़ेगा. और ऐसा न जाने कितनी बार होगा आपके साथ.
So very tiring, very time consuming and very confusing system of units and measurements. Yes sir. हर जगह पे बदलता है, हर जगह पे बदलता जाएगा बेटा। अगर आप न्यूरेमबर्ग में खड़े हो तो 1L is equal to 65.6 सेंटीमीटर। अगर आप मेंस में चले जाते हो तो 1L is equal to how much? 55.1। हर जगह पे बदलता जाएगा, कोई एक फिक्स वैल्यू है ही नहीं, बनाया ही नहीं किसी ने फिक्स वैल्यू। आजकल हमारे पास ये है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंट एंड मच अदर थिंग्स वी हैव, बिकॉज हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे में लोग क्या करते, बच्चों बहुत परेशान हो गए थे। अब ऐसे में एक इनिशिएटिव लिया। किसने इनिशिएटिव लिया? किंगडम ऑफ प्रशिया ने। प्रशिया के राजा बोलते हैं यार मेरे लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ इस सिचुएशन को क्या करने के लिए, थोड़ा ठंडा करने के लिए। इतने सारे टैक्स भरो, 11 टैक्स भरो, हर जगह पे अलग अलग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, पीपल आर रियली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। Now before they start getting revolting against me, what am I going to do? I will do certain changes. अब changes इन्होंने क्या किया? Changes में he started a customs union which was known as Zollverein. क्या किया बेटा उन्होंने? He started a customs union. This customs union was known as Zollverein. Zollverein क्या था? This was the initiative of Prussia. Prussia क्या करेगा अभी? जो भी ट्रेडर ट्रेड करने के लिए जर्मन एरियाज के इन 39 स्टेट कॉन्फेडरेशन में आएगा ना, who is trading in these states which fall under these 39 state confederation, they will become the part of this Zollverein. They will be considered as a custom union. और इनको क्या होगा? इनको 30 बार अलग अलग करेंसीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनको सिर्फ कितनी बार चेंज करना पड़ेगा? 2 times. ओके, Am I clear till here? और ये जो इतने सारे टैक्सेस को पे करते थे, वो टैक्सेस भी क्या कर दिए थे? कम कर दिए थे, ज्यादा नहीं, थोड़े कम किए। Okay, that they have not mentioned how much they reduced, but they have mentioned about the currencies. 30 करेंसीज पहले चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब कितने चेंज करने पड़ेंगे? सिर्फ 2 बार करने पड़ेंगे चेंज। ओके, नाउ अब ये किसके लिए था? सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था। अगर कोई आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको 30 बार बदलना ही पड़ेगा। He is not being exempted from this work. ये सिर्फ exemption किसको दिया है under Zollverein? Only traders, okay? Because they were the part of custom unions. अब चलो कुछ तो अच्छा हुआ, इतने सारे अलग अलग टैरिफ पे करने से अच्छा था कि थोड़े कम हो गए। 30 बार करेंसीज बदलने से अच्छा था 2 ही बार बदल रहे। अब और थोड़ा सोने पे सुहागा करने के लिए क्या हो गया? रेलवेज भी अच्छे से डेवलप हो गए थे। अब ट्रेडर को क्या चाहिए बेटा? जल्द से जल्द उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, और रेलवे अगर डेवलप हो रहा है तो क्या सामान जल्दी पहुंचेगा? यस, ऑब्वियसली पहुंचेगा। तो क्या हो गया था? ट्रेडर्स क्या थे? खुश थे कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे लाइफ में, कुछ तो बेटर है। और अगर रेलवे डेवलप हो रहे तो क्या लगता है आपको, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होगा या नहीं होगा? होगा, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन विल हैपन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स विल आल्सो increase, because if from one state you are going to another state, you are also interacting with the people of those states, you are mixing with their trend, with their culture, you are eating their food, you are communicating with them, and the feeling of nationalism will increase. Okay, clear till this part? Yes, now moving to a new conservatism after 1850. Online students, are things clear for you? Any doubt? सन्मित्रा, अंशुल, मनस्विनी, कुछ है तो बोलो। No. ओके, क्या हुआ? मैं क्या करूं? एसी को, एसी के पास मैं बैठ जाऊं या एसी रिपेयर करने लगूं? अब क्या करना है बोलो? कहाँ है बटन? आके कर लो। जिसको ठंडी लग रही है वो आके एसी का क्या करना चाहता है करो। हो गया?
शांति हो गई वहां पे, ठंडी पड़ गई सबको। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो नेपोलियन, सॉरी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो कब शुरू हुआ? 1789, 789, 789। उसके बाद क्या आया? नेपोलियन आया था आपके पिक्चर में, वो कब आया? 1797 में। फिर नेपोलियन कब डूब गया? वाटरलू के बैटल में, यस और नो? वो कब हुआ? 1815 में हुआ। तो जब तक नेपोलियन था, नेपोलियन के टाइम पीरियड में कंजर्वेटिव्स का क्या हो गया था? पचका हो गया था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था? उसने सारे कंजर्वेटिव्स को रास्ते से निकाल दिया था। लेकिन अगर वाटरलू के बैटल में खुद नेपोलियन ही रास्ते से हट जाएगा, तो क्या कंजर्वेटिव्स को वापस से पावर में आने का एक मौका मिलेगा? यस, मिलेगा। अब वाटरलू के बैटल में व्हेन नेपोलियन इज ओनली अवे नाउ, ही इज ओनली आउट ऑफ द पिक्चर, तो अब कंजर्वेटिव्स क्या करेंगे कि हम तो बाकी है मेरे दोस्त। यस, कंजर्वेटिव रिजिम कब से कब तक है? यस। सो नेपोलियन के जाने के बाद कंजर्वेटिव्स क्या करने लगे? इन 15 साल में फिर से पावर में आने लग गए, क्योंकि इनको अभी रोकने वाला कोई था क्या? कोई भी नहीं था। जो एक बंदा था वो क्या हो गया? निकल गया, मर गया। अब इनको क्या मिल गई? अभी ज्यादा पावर मिल गई। Whenever I use the word conservative, what do you understand? क्या समझ में आता है कंजर्वेटिव से? इतनी नींद आ रही है मैम, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि मुझे सोना है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना? कंजर्वेटिव्स See, I'll give you some words. You can connect it. Aristocrats, monarchs, rulers, nobles, kings. ये सब क्या होंगे बेटा? आपके कंजर्वेटिव्स होंगे। हो गया? क्या डिस्कशन करते रहते हो इतना तुम लोग? हाँ, क्या कर रहे थे बातें? नहीं नहीं, मुझे भी बताओ ना, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, मैं तुम लोग को मार थोड़ी ना दूंगी। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट आया है तुमको? कंजर्वेटिव से परेशानी हो रही है? नेपोलियन से हाथ मिला ले। लेकिन वो तो गया अभी, अभी फिर से ये लोग पावर में आ गए। कौन कौन? एरिस्टोक्रेट्स, मोनार्क्स, रूलर्स, नोबल्स, किंग्स। अब ये सब पावर में आ गए, और ये लोग पावर में आएंगे तो अभी क्या हो गया था इनको? अभी इनको तो पता चल गया था क्या पहले जो इतना अपना बोलबाला था ना, जितना दबदबा था अपना गुंडागर्दी का, उतना तो अब वापस से नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनता थी वो नेपोलियन के टाइम पीरियड में अच्छे दिन देख चुकी थी। उनको पता चल चुका था कि लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम क्या है। So they had tasted all of these things. Now suddenly if you ask them to be again serfs, again bonded labor, and again we lead a very miserable life, will they be leading it? एक बार बटर स्कॉच चॉकलेट आइसक्रीम चख लिया तो वेनिला में क्या मजा रहता है? यस और नो? सेम थिंग। तो इनके पास भी क्या हो गया था? इनको ये तो पता चल गया था कि फिर से हमारे लोग हमारी बात पहले की तरह तो नहीं मानने वाले हैं। तो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या था? चेंज होने वाला था। तो ये अभी नई सोच, रिश्ता वही सोच नई वाले आइडियोलॉजी के साथ आए थे। इन्होंने क्या सोचा कि चलो हम ना फिर से अपना रूल करेंगे, फिर से कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा लिबर्टी के साथ, इस बार इस आइडियोलॉजी के साथ ये सब करेंगे। मान के ही चलेंगे कि उतना ज्यादा जो हम लोग को सबमिसिव नेचर लोगों का पहले देखने को मिलता था ना, अब वो देखने को नहीं मिलेगा। जाग रही है ना बेटा तू? आंखें खुली रख के सो तो नहीं गई? हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने सोचा कि नेपोलियन अच्छा है, नेपोलियन गया, लेकिन उसने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए थे वो तो पीछे ही छोड़ गया ना, अपने साथ थोड़ी ले गया। इसके अच्छे कर्म क्या क्या थे? इसने मॉडर्न आर्मी बनाई थी, यस और नो? ये मॉडर्न आर्मी का अभी स्वाद कौन चखेंगे बेटा? यही कंजर्वेटिव्स, क्योंकि नेपोलियन कहाँ चला गया? मर गया। तो अब इस सभी चीज का प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? कंजर्वेटिव्स को। उसने क्या बनाई थी? एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही सिस्टम बेटा।
हिंदी में सिंपल भाषा में बोलो तो एक होता है मैनेजर, मैनेजर के नीचे आते हैं उसके कर्मचारी, कर्मचारियों के नीचे आता है प्यून, प्यून के नीचे आता है झाड़ू पोछा करने वाला आदमी। तो सबका क्या है, एक एक रैंक, एक हायरार्की फिक्स है और उसको उसके काम करने के लिए क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। क्या प्यून जाकर सीईओ का काम करेगा? नहीं। क्या सीईओ जाकर झाड़ू पोछा करने का काम करेगा? नहीं करेगा। सबके काम क्या है, फिक्स है, सब अपने अपने काम करे और सब के सब किसके नौकर है, राजा के नौकर है, गवर्नमेंट के नौकर है। यस और नो, दैट सिस्टम इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। फिर उसने और क्या किया था, अच्छी इकोनॉमी, डायनामिक इकोनॉमी करी थी। फिर और क्या किया उसने, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फ। फायदा खुद ले रहे हैं, हाँ अपना बना लिया, फायदा ले लिया। देखो मॉडर्न आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमिक में फ्यूडलिज्म या सर्फडम हटाने का जो कुछ भी उसने किया था, सबके मजे अब कौन लूटने आ गए हैं, कंजर्वेटिव्स। काम किसने किया, नेपोलियन ने। फायदा किसको मिल रहा है, कंजर्वेटिव्स है। तो कंजर्वेटिव्स ने यही सोचा इस टाइम पर अगर हम राजा वापस से बन जाते हैं तो अपना तो पांचों उंगली कहाँ होगा, घी में होगा, हम तो फायदे में होंगे, अपना तो बहुत फायदा है, अपना टाइम आ गया है। तो अब देखो उसने क्या किया, इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं। नेपोलियन तो चला गया है लेकिन फ्रांस क्या हो चुका है, अब मोटा हो गया है। फ्रांस मोटा क्यों हो गया, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे एरियाज क्या किए थे, फ्रांस के अंदर कैप्चर करके फ्रांस का एक्सपेंशन किया था। अब फ्रांस का एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो गया है तो आजू बाजू के कंट्रीज का लॉस ही हुआ होगा ना। जब आजू बाजू कंट्रीज का लॉस हुआ है तब जाके फ्रांस का क्या हुआ था, फायदा हुआ था। अब ये जो आजू बाजू के कंट्रीज है ना, इनको बहुत पेट में गुदगुदी हो रही थी, इनको लग रहा था कि अपना इतना सारा टेरिटरी कहाँ चला गया है, फ्रांस के अंडर चला गया है। अब कुछ ना कुछ करके फ्रांस से ये सारे टेरिटरीज वापस लेने हैं। अब कैसे ले, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वियना कांग्रेस बुलाई। क्या बुलाई बेटा, वियना कांग्रेस। और ये सब कॉन्स्पिरेसी करने के पीछे किसका हाथ था सबसे ज्यादा, बीरा। यस, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। अब ये चार कंट्रीज का ही तो सबसे ज्यादा लॉस हुआ था। नेपोलियन ने इनसे ही क्या किए थे, एरिया सारे छीन कर अपने फ्रांस में डाल दिए थे और अपने फ्रांस को क्या कर दिया था, मोटा कर दिया था। तो अब इन चारों कंट्रीज को अपने अपने एरियाज क्या करने थे, फ्रांस से वापस लेने थे। अब फ्रांस से वापस लेगा किसे, तो इन चारों कंट्रीज ने मिलकर है ना एक सुपर प्लान बनाया। इनका प्लान क्या था, वो जो बोर्बन डायनेस्टी थी ना, जिसको फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हटा दिया था, रिमेम्बर लुइस 16, उस लुइस 16 को गुलिटिन करा दिया था। उसके ही बच्चे या चचेरे भाई के बच्चे में से एक आदमी जिंदा था, उसका नाम था लुइस 18। लुइस 18 को उन्होंने क्या बोला, देखो भाई हम तुमको एक ऑफर देते हैं, आज के डेट में फ्रांस में तुम्हारा ना बेगर जितना भी स्टेटस बाकी नहीं है, तुम बस एक आम आदमी बनकर यहाँ वहां रास्ते पे भटक रहे हो, हम तुमको फिर से राजा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राजा बनाएंगे। लालच दिखा, तो क्या किया, उसको राजा बनाने की बात कही, लालच दिखा और उससे क्या कहा, राजा बनने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जो हमारी टेरिटरीज है ना, जो नेपोलियन ने कैप्चर कर ली थी और फ्रांस में डाल दिया था, उन टेरिटरीज को हमको वापस रिटर्न कर दो। कैसा लग रहा है डील बच्चों, डील तो अच्छा है ना। अगर आप लुइस 18 होते तो क्या एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट, एक्सेप्ट करते ना। हाँ, तो लुइस 18 ने भी क्या किया, एक्सेप्ट किया। और यही वियना कांग्रेस में एक ट्रीटी साइन हुई, उस ट्रीटी का नाम क्या है बच्चों, ट्रीटी ऑफ वियना। यहाँ नेपोलियन मरा नहीं कि इन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, फिर से बैक टू प्रिवेलियन, जैसे पहले था वैसे ही कर दिया। ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर दी और ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन सब ने जो कुछ भी खोया था ना, वो सारा चीज किससे ले लिया, फ्रांस से वापस ले लिया।
चलो अब सारा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या लिया, क्या हुआ इस ट्रीटी में। तो ये जो ट्रीटी थी, कांग्रेस था, दिस कांग्रेस वाज होस्टेड बाय, अरे कोई पार्टी रखे तो किसी एक के घर पे ही रखेगा ना, सब अपने अपने घर पे बैठकर वर्चुअल पार्टी कैसे करने वाले थे? उस समय तो जूम और ये गूगल मीट भी नहीं था, होता तो शायद कर लेते। तो इन्होंने किसके घर पे गए पार्टी मनाने? ऑस्ट्रिया के ड्यूक चांसलर मेटरनिक। एनी डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट है? तो ऑस्ट्रिया के ड्यूक चांसलर मेटरनिक ने क्या बोला कि आप सारे कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया क्या करेंगे, मेरे घर पे आ जाओ। मैं अपने पैलेस में क्या रखता हूँ, ट्रीटी, ये वियना कांग्रेस रखता हूँ, और इस वियना कांग्रेस में उन्होंने क्या साइन किया? ट्रीटी ऑफ वियना। चलो आगे क्या होता है देखते। इस ट्रीटी में फ्रांस को क्या मिल गया? फ्रांस को इसका राजा मिल गया वापस। बोर्बन डायनेस्टी जो अब क्या बन चुकी थी बच्चा? कुछ नहीं रही थी वो, उसको क्या कर दिया, फिर से किंग बना दिया। किंग को बनाया किंग, लुइस 18 को क्या बना दिया? किंग। अब किंग बनने के बाद उसको क्या क्या देना पड़ा? देख, फ्रांस में उसको कुछ चीजें खोनी पड़ी, पर फिर भी सौदा तो अच्छा ही था, उसको फिर से राजा बनने का मौका मिल रहा है। तो फ्रांस के नॉर्थ में क्या था? नेदरलैंड और बेल्जियम दोनों को उसने कैप्चर करके नेपोलियन ने क्या कर दिया था? फ्रांस का हिस्सा बना दिया था। अब ये नेदरलैंड और बेल्जियम दोनों फ्रांस से निकाल दिए गए। बेल्जियम को जबरदस्ती किसका हिस्सा बना दिया? किंगडम ऑफ नेदरलैंड का हिस्सा बना दिया। ठीक है। देन फ्रांस के साउथ में क्या आता है? एक जेनोआ नाम का एक रीजन आता है। जेनोआ कम्स इन इटली। उसने क्या किया था? नेपोलियन ने जेनोआ को भी फ्रांस का हिस्सा बना दिया था। अब ये जेनोआ को भी वापस किसको दे दिया? इटली को दे दिया। देन आगे बढ़ते हैं। इसके फ्रांस के इस तरफ देखा जाए तो यहाँ क्या है? ऑस्ट्रिया, सॉरी नीचे की तरफ क्या है? ऑस्ट्रिया है। अब ऑस्ट्रिया को क्या मिलेगा? सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इटली। नॉर्थ इटली में से कुछ हिस्से किसको मिल रहे हैं बेटा? ऑस्ट्रिया को मिल रहे हैं। देन अब ऑस्ट्रिया का फायदा देख लिया हम लोगों ने, अब किसका फायदा बाकी? और प्रशिया का फायदा बाकी। प्रशिया को क्या मिल रहा है? प्रशिया का नॉर्थ ये है, प्रशिया का साउथ ये है, प्रशिया का वेस्ट ये है, प्रशिया का ईस्ट ये है, और प्रशिया का वेस्ट ये है। तो प्रशिया के वेस्ट में उसको कुछ टेरिटरीज मिल गई, फॉर एग्जाम्पल सैक्सनी नाम की एक जगह है, वो किसको मिल गई बेटा? प्रशिया को मिल गई। अब रशिया कैसे पीछे रहता? रशिया को भी तो कुछ फायदा होना था ना, तो रशिया को क्या मिला? रशिया को मिल गया पोलैंड। Yes, it was given a part of Saxony. Some western parts also along with Saxony. और इसके साथ साथ जो 39 जर्मन फेडरेशन बना था, 39 स्टेट्स का जो जर्मन फेडरेशन था, वो क्या हुआ? वो जर्मन कॉन्फेडरेशन जैसा था वैसा ही रखा गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, क्योंकि उससे क्या फायदा हो रहा था? ट्रेडिंग एक्टिविटीज का फायदा हो रहा था। वहां पे जोल्वेरियन बना था, वहां पे ट्रेडर्स को फैसिलिटीज थी। तो उस 39 स्टेट्स कॉन्फेडरेशन को हाथ भी नहीं लगाया, तोड़ा नहीं गया। फ्रांस से नॉर्थ में क्या क्या छीना गया? नेदरलैंड एंड बेल्जियम। साउथ से क्या लिया गया? जेनोआ। और आप फ्रांस के पास जो सैक्सनी थी वो किसको दे दिया? प्रशिया को। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इटली। और रशिया को क्या मिल गया? पोलैंड। तो ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ इस तरह से हुआ। उसके बाद राजा कौन बन गए वापस? एनी डाउट? पिएडमोंट इज द किंगडम ऑफ इटली, पिएडमोंट एंड सार्डिना। इटली में दे दिया, इसका क्या मतलब है? इट वाज एडेड टू सार्डिना एंड पिएडमोंट। अब ये दोनों जगह आप देखना चाहते हो तो यू कैन टर्न टू योर पेज नंबर 21।
See, if you turn to your page number 21, there you can see that Sardinia, Savoy Sardinia and Piedmont is given. Okay, those parts of Italy में क्या डाल दिया वापस? जेनोआ डाल दिया. ऑरेंज कलर का हिस्सा दिख रहा है? वहां पे किसको डाल दिया? जेनोआ को डाल दिया. पहले जेनोआ किसके पास था? फ्रांस के पास था. क्यों था फ्रांस के पास? क्योंकि नेपोलियन ने उस पर क्या किया था? कब्जा किया था, कैप्चर किया था. Now after the conservatives came into power, conservatives तो आखिर है ही conservative, यानी राजा लोग जो पहले जो चीजें किया करती थे वही आगे भी करेंगे. राजा लोग सुधरने वाले थे क्या? नहीं. तो राजाओं जो पहले कर रहे थे ना वही वापस करने लग गए. उन्होंने सबसे पहले काम क्या कर दिया? उन्होंने सेंसरशिप वापस लगा दी बेटा. सेंसरशिप, सेंसरशिप का क्या मतलब है? कि कोई भी किंग लुइस 18 के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी इटाली के किंग के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा, ऑस्ट्रिया के किंग के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा. तो सेंसरशिप लगा दी. तो इसी सेंसरशिप से नाराज कौन हुए? सबसे ज्यादा नाराज लिबरल नेशनलिस्ट लोग हुए. क्यों? क्योंकि उन्हीं के तो दिमाग में सारी खुराफत आ रही थी. उन्हीं को तो भगाना था इन कंजर्वेटिव्स को. उन्हीं को तो समझ में आ रहा था कि ये कंजर्वेटिव्स क्या क्या गुल खिला रहे हैं. तो अब वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते थे और एक्सप्रेस करने को मिल नहीं रहा था, क्योंकि क्या बना दी थी? सेंसरशिप लगा दी थी. Now if you observe the portrait given on your page number 11 NCERT, there you can see certain people are making some gestures with their hand and they have a white color band closing their mouth, tied on their mouth. Yes or no? दिख रहा है? वो क्या है? वो ये बता रहा है कि इन लोगों को बोलने की तो आजादी थी नहीं, तो ये लोगों ने क्या किया? हाथ से इशारे कर करके अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं. क्योंकि ये बोल तो कुछ नहीं सकते ना राजा के अगेंस्ट, सेंसरशिप लगी हुई है. लेकिन क्या इनके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उस पर राजा सेंसरशिप लगा सकता है क्या? नहीं. The things that they want to think, the things that their mind is wandering into, that cannot be stopped by the censorship applied by the king. यही इस पोर्ट्रेट में दिखाया गया है कि आप हमें एक्सप्रेस करने से रोक सकते हो लेकिन सोचने से नहीं रोक सकते. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर द थिंग्स क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? यस. देन मूविंग फर्दर, द रेवोल्यूशनरीज. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12. कोई चीज आपको ओपनली करने के लिए नहीं दिया जाए तो आप फिर कैसे करोगे उस चीज को? छुप छुप के करोगे. यस, यही किया इन लोगों ने भी. देखा कितना एक्सपीरियंस है तुम लोगों के पास छुप के करने की. Then now see what happened, the revolutionaries age. Now we are slowly moving from 1815 से 1830 क्या चल रहा है बच्चों? कंजर्वेटिव रिजीम चल रहा है. अब हम लोग धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं? 1830 से 1848 के टाइम पीरियड पे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे क्या था? रेवोल्यूशनरी एज धीरे धीरे आ रहा है. अगर कंस मामा है तो उसको मारने के लिए कौन आएगा? कृष्णा. अगर रावण है तो उसको मारने के लिए कौन आएगा? राम. तो कंजर्वेटिव्स है तो उनको मारने के लिए कौन आएगा? रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरीज. तो सेंसरशिप लग गई थी, खुले आप इसे कर नहीं सकते थे, तो आप कैसे करने लग गए बेटा? सीक्रेटली. तो सीक्रेटली कैसे करेंगे? सीक्रेट सोसाइटीज. सीक्रेट सोसाइटीज एस्टेब्लिश करने लग गए. अब एक आदमी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. उस आदमी का नाम क्या है? जियोसेप्पे मज़ीनी. प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है हर टीचर का. मैं इसको जियोसेप्पे मज़ीनी बुलाती हूँ, कोई और कुछ और बुलाए. हालांकि आपके लिए सिर्फ द स्पेलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. देन जियोसेप्पे मज़ीनी ने क्या कहा? He was highly interested in creating a nation state. उनको नेशनलिज्म में इंटरेस्ट था. लिबरल नेशनलिस्ट थे वो. उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये सारा सेंसरशिप, ये सारा कंजर्वेटिव्स का रूल. तो अब क्या चाहते थे? वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन करने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. इनके पप्पा जो थे ना, इनके पप्पा भी क्या थे? जैकोबियन क्लब के फॉलोअर हुआ करते थे.
और ये खुद भी एक लॉयर थे, तो वो हालात जानते थे, पढ़े लिखे आदमी थे, वो जानते थे कि कंजर्वेटिव्स कैसे आम जनता का क्या उठा रहा है, फायदा उठा रहा है। तो अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे, एक्सप्रेस करने को मिल नहीं रहा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? ही वॉज बोर्न इन जेनोआ। जेनोआ में कब पैदा हो गए ये? 1807 में पैदा हुए। खून खोलता था बेटा, खून खोलता था इनका, गुस्सा बहुत आता था। तो इसी गुस्से में उन्होंने एक बार क्या किया, उन्होंने कार्बोनेरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी। अब ये जो कार्बोनेरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी थी, दैट वाज वर्किंग ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ चारकोल वर्कर्स. इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस. इफ यू वांट यू मे जॉट इट डाउन. Carbonary Secret Society was working for the betterment of only charcoal workers. उनके भी सिचुएशन बहुत खराब थे, तो उनके हालात को देखकर उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने कार्बोनेरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन की। वहां पर भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो कुछ करे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लिगोरिया नाम की जगह में उन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू ब्रिंग आउट एन अपराइजिंग, ही ट्राइड टू ब्रिंग आउट अ रेवोल्यूशन। लेकिन अगर आप ऐसे कंजर्वेटिव्स के सेंसरशिप के टाइम पीरियड में कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? punishment मिलेगा। And as a punishment, Giuseppe Mazzini was sent on exile. What do you understand by exile? मार नहीं दिया था उसको। Okay, he was not kept on a solitary confinement. That what you are telling is solitary confinement. Here he was sent on exile means इसको क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया। उसको बोला कि तू इटली के अंदर पैर भी नहीं रखेगा, तू निकल जा इटली से बाहर। इटली में आता है और सबके मन में आग लगाता है क्या, निकलो बाहर। तो ये निकल गया बाहर, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी इनके दिमाग की आग क्या शांत होने वाली थी? नहीं। बाहर बैठकर भी उन्होंने वो सारी चीजें की जो वो इटली में बैठ के करने वाले थे। तो इटली को छोड़ के वो कहाँ गए? वो फ्रांस गए। फ्रांस में कहाँ रहने लग गए? मार्सिलेस में रहने लग गए। और मार्सिलेस में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, दैट वाज यंग इटली। अब वो जो था बेटा कार्बोनेरी, वो किसके लिए था? दैट वाज ओनली फॉर चारकोल वर्कर्स। बट यंग इटली वाज अ सीक्रेट सोसाइटी इन विच ऑल इटालियंस कैन ज्वाइन, एवरीवन कैन ज्वाइन हु इंटेंड्स टू मेक इटली एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जो भी इटली को फ्रीडम दिलाना चाहता था वो इसमें ज्वाइन कर सकते थे। और वाकई में लगभग 60,000 पीपल गेव एक्सटेंडेड हिज देयर सपोर्ट टू जिउसेप्पे मज़ीनी। इसको देखकर, इससे इंस्पायर होकर और भी यूरोपियन कंट्रीज को लगने लगा यार हम भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर हम ओपनली बाइकआउट नहीं कर सकते, ओपनली अपना रिसेंटमेंट नहीं दिखा सकते, अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, तो कम से कम छुप छुप के ही दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक और ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम क्या था, यंग यूरोप। ये कहाँ शुरू किया बच्चों उन्होंने? बर्न में। यहाँ स्पेलिंग तो बर्ने है लेकिन प्रोनाउंस कैसे करेंगे? बर्न। और ये कहाँ आता है आपके? स्विट्जरलैंड में आता है। ओके, उन्होंने यंग यूरोप भी एक शुरू किया। यंग यूरोप क्यों शुरू किया था? ताकि और भी बहुत सारे कंट्रीज जो अपने अपने कंट्री को क्या करना चाहते हैं, नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, वो उसे क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। Am I clear till this part? अब जोसेफ मज़ीनी he was a person, he felt that land तो एक ही है ना बच्चों, लैंड तो एक ही है। जब गॉड ने अर्थ बनाया था तो क्या उसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन किया था, ये जर्मनी बनेगा, ये फ्रांस बनेगा, ये इंडिया बनेगा? नहीं, ये सारे डिस्टिंक्शंस तो हमने किए हैं। तो what Joseph Mazzini used to say that when God created earth, he created with the feeling of unity about everyone, but it is we the humans who have divided us ourselves. Yes or no? इनका कहना था कि नेशन स्टेट होना ही चाहिए। ही वॉज अ ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म। बहुत कोशिश की इन्होंने कि क्या बन जाए, इटली बन जाए एक नेशन स्टेट, लेकिन इनकी कोशिशें क्या होती है बच्चों, इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। लेकिन इनसे बहुत डरते थे। कौन डरते थे? कंजर्वेटिव्स डरते थे। कंजर्वेटिव्स इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। अब जब छोटे बच्चे रात को सोने के लिए मना करते हैं तो क्या करती है मम्मी लोग? हाँ, भूतों की कहानी सुनाती है। और क्या बोलती है? सो जा वरना भूत आ जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर भी कंजर्वेटिव्स के साथ ऐसा ही होता था। कंजर्वेटिव से कहा जाता था कि चुप बैठ वरना मज़ीनी आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी?
नहीं समझे? समझे ना? तो मजीनी का डर इतना ज्यादा था कि कंजर्वेटिव्स अगर कुछ भी गलत काम कर रहे हो तो उनको मजीनी का याद दिला दिया जाता था. He was one of the most fearful, most dangerous enemy. देखो मेटरनिक भी बोल रहा है. ये मेटरनिक बहुत कुछ बोलता है आपके चैप्टर में. ये क्या बोल रहा है कि मजीनी क्या है? He is one of the most dangerous enemy of our social order. ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का था ना, जिसने पार्टी रखाई थी ऑस्ट्रिया में. हाँ, वियना कांग्रेस रखाई थी ना. हाँ, वही ड्यूक मेटरनिक. वो क्या बोलता है कि ये मजीनी क्या है? सबसे ज्यादा खूंखार, खतरनाक, डरावना आदमी है. थिंग्स आर क्लियर? नॉट क्लियर? शैल वी मूव फर्दर? Yes, ma'am. ओके. एज ऑफ रेवोल्यूशन. सहते तो भी कितना सहते बेटा, कितना सहते. सहकर सहने की क्या हो जाती है कैपेसिटी? खत्म हो जाती है. बर्दाश्त के बाहर हो जाता है बच्चों, बर्दाश्त के बाहर. क्या कभी आप लोगों से पढ़ाई बर्दाश्त के बाहर हुई है? हुई है? तो क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी छोड़ ही नहीं सकते हो तुम लोग बगावत कर ही नहीं सकते. लेकिन फ्रांस के लोगों ने क्या किया? बगावत किया. उन्होंने क्या किया? उनके जो सब्र के बांध थे ना बच्चों, टॉलरेंस, लेवल ऑफ टॉलरेंस क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था. Yes, now let's see what happened. Now we have come to the proper 1830s and 1848 का टाइम पीरियड. ओके, उस बराबर उस हिस्से में आ गए हैं जिस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशनरी एज और एज ऑफ रेवोल्यूशंस. पहले ना क्या थे, सिर्फ पुअर लोग ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजों का इम्पैक्ट किस पर पड़ता था? पुअर लोगों के ऊपर. अगर राजा बदलेगा तो इम्पैक्ट पुअर पे पड़ेगा. अगर नेपोलियन आया तो भी इम्पैक्ट पुअर पे पड़ेगा. अगर सर्फडम है, एरिस्टोक्रेसी है, तो भी पुअर ही इम्पैक्टेड होंगे. तो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशंस पहले कौन कर रहे थे? पुअर लोग ही कर रहे थे. लेकिन अब क्या हो गया? अब एक नया मिडिल क्लास एमर्ज हो चुका था. ये नया मिडिल क्लास क्या कर रहा था? पढ़ाई लिखाई कर रहा था. अलग अलग थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे थे. और इसी के साथ इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना अकेले पुअर ही क्यों, हम भी हाथ मिलाते हैं और सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? रेवोल्यूशन करेंगे. तो 1830s में फ्रांस में एक और रेवोल्यूशन हुआ. इस रेवोल्यूशन को क्या बोलेंगे? जुलाई रेवोल्यूशन में जो फ्रांस के लोग थे, यू ऑल रिमेम्बर नेशनल असेंबली? पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में. कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला ब्लर याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ. तो नेशनल असेंबली कहाँ से बनी थी? स्टेट जनरल से बनी थी ना. पहले स्टेट जनरल थे, फिर उन्हीं को हटाकर क्या बना था? नेशनल असेंबली बना था. ये नेशनल असेंबली लोग ने क्या किया? अच्छे से बैठकर एक किताब लिखी. इस किताब का नाम उन्होंने क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कॉन्स्टिट्यूशन ले जाकर वो किसके पास बैठे? लुइस 18 के पास, क्योंकि इस समय राजा कौन है बच्चों? लुइस 18 है. तो लुइस 18 के पास गए, उसको बोला कि देखो हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, आप क्या करो, आप राजा बने हो ना, आप राजा बने रहो, लेकिन यू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. कैसा वाला मोनार्क? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. आप एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं रहेंगे. आप कैसे मोनार्क रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहेंगे. क्या लुइस 18 को ये प्रस्ताव अच्छा लगा होगा? इम्पॉसिबल. ये ऑफर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. उसने बोला आई वांट टू रिमेन एब्सोल्यूट मोनार्क, व्हाई विल आई शिफ्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस है. क्यों लॉस है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? किंग के हर एक्शन पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगा. किंग के पास इनडिफाइनाइट पावर्स नहीं आएंगे. किंग जो कुछ भी कर रहा है ना, उस पर क्या होगा? एक चेक लग जाएगा. तो किंग लुइस 18 क्या बोलता है? नहीं, नहीं चाहिए तुम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, तुम लोग खुद ही रखो, जाओ भागो यहाँ से. भगा दिया लुइस 18 ने. अब बहुत जल्द फ्रांस के लोगों ने लुइस 18 को ही भगा दिया. वो तो डरपोक ही था बेटा, यह सारे बोर्बन डायनेस्टी के डरपोक ही थे वैसे भी. तो लुइस 18 को पिक्चर से भगा दिया. अब पिक्चर में एक और लुई आता है. वो लुई का नाम क्या है? लुइस फिलिप. वो 16 बहुत हुआ था. 16 बहुत क्रूअल था. उसके बाद कौन आया? लुइस 18 आया था. किसके हेल्प से आया था?
ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे कंजर्वेटिव्स ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना में उसको क्या बनाया था, राजा बनाया था। और उसके अगेंस्ट अपने अपने सारे टेरिटरीज क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे। अब ये लुइस 18 को भगाया और किसको राजा बनाया, लुइस फिलिप को। अब ये लुइस फिलिप क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। व्हाट डिड ही बिकम, ही बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ये तैयार हो गया, ये बोला ठीक है, मेरे चचेरे भाई को भगा के मेरे को राजा बनाते हो तो ठीक है, तुम लोग जो बुक फॉलो करने को बोलोगे मैं करूंगा। वो राजा बनना चाहता था, भाई भाई आपस में भी तो दुश्मन होते हैं ना ये राजा वाजाओं में, तो ये भी ऐसा ही निकला, दुश्मन था। उसने पीठ पीछे वार किया, लुइस 18 को भगाया, खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। जब ये सारी चीजें हुई तो आजू बाजू के यूरोप में जो बाकी के कंट्रीज थे ना, वो भी फ्रांस को देखकर क्या हुए, इंस्पायर हुए। उनको भी लगा अगर फ्रांस ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हमें भी करना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं ना, जब भी फ्रांस को छींक आती है तो पूरे जुकाम किधर किधर फैल जाता है, यूरोप में फैल जाता है। जुकाम तो फैलता ही, आपका सिलेबस भी फैलता है बच्चों। तो मेटरनिक ने क्या बोला, मेटरनिक ने बोला जैसे ही छींक मारी फ्रांस ने, किसने मारी थी छींक बच्चों, फ्रांस ने। When France sneezes, the whole Europe catches cold. तो यहाँ पे अब ये जो रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, इसका इम्पैक्ट यूरोप में कहाँ कहाँ पड़ा, जरा वो देखते हैं। यू रिमेम्बर बेल्जियम, बेल्जियम को किसके अंडर डाल दिया गया था बच्चों, ऑफ नेदरलैंड। नेदरलैंड कहाँ डाला था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। तो ये बेल्जियम क्या हो गया था, पक गया था, किसके साथ रहकर, नेदरलैंड वालों के साथ रहकर, दिमाग खराब हो गया था उसका। तो बेल्जियम के लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम भी क्या करें, रेवोल्यूशन, फैशन है ना, फैशन है, ट्रेंड चल रहा है अभी यूरोप में। तो इन्होंने भी सोचा चलो हम भी क्या करते हैं, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन करके किससे आजादी ले ली बच्चों इन लोगों ने, नेदरलैंड से आजादी ले ली। क्लियर अप टिल हियर, एनी डाउट। अब देखो दूसरा भी एक स्टेट था जिसने इंस्पिरेशन लिया। सेकेंड स्टेट कौन सा है, ग्रीस। ओटोमन एम्पायर जानते हो आप लोग, सब लोग, ओटोमन एम्पायर क्या था, कहाँ था, कौन था, टर्की में था, वेरी गुड, मैप में है, ठीक है। और इट वाज देयर इन योर मैप, ओके। हाँ खलीफा थे ना उसका राजा, हाँ। ये क्या है बेटा, मेरा बड़ा सा रोमन एम्पायर है, क्या है ये, यस। ये रोमन एम्पायर कब था, सेकेंड सेंचुरी में था। इतना बड़ा एम्पायर, रोमन एम्पायर, जिसमें ऑलमोस्ट फुल ऑफ यूरोप है। इतना बड़ा रोमन एम्पायर संभाले नहीं संभल रहा था, क्योंकि राजा क्या है, एक ही है। अब इतने बड़े एम्पायर को एक राजा संभाल नहीं पा रहा था, तो उसने क्या कर दिया, रोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया। जो रोमन एम्पायर का ईस्टर्न वाला हिस्सा था ना, उसको क्या बोलेंगे, बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर। और जो वेस्टर्न वाला हिस्सा था उसको क्या बोलेंगे, इट विल बी अगेन रोमन एम्पायर ओनली। इसका कैपिटल क्या था, रोम था। इसका कैपिटल क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल। यस और नो, आज के डेट में कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है, टर्की में है। ओके, तो ये बाइजेंटीन एम्पायर बना, और इस बाइजेंटीन एम्पायर पर एक दिन किसने अटैक कर दिया, ओटोमन्स ने। और जब से ओटोमन्स ने इस बाइजेंटीन एम्पायर पर अटैक किया था, तो ये ऑलमोस्ट फुल ऑफ द ईस्टर्न यूरोप पर रूल करने लग गए थे, जिसका हिस्सा क्या था, ग्रीस भी था। ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ में आई है आप लोगों को। देखो हम लोग जो इंडियंस है, हम अपने आप को हमारे एंसेस्टर्स के बारे में सोचने लगे तो फर्स्ट थिंग क्या याद आता है हम लोगों को, हड़प्पन याद आते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कौन से सिविलाइजेशन से आए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन से आए हैं। So in the same way, those Europeans also, they used to connect themselves with the Greek civilization. Are you getting me? जैसे हमारे लिए सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे यूरोपियंस के लिए सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा है, ग्रीक सिविलाइजेशन। सो ग्रीक को क्या बोला जाता था, पालना है, पालना, किसका पालना, पूरे यूरोप का पालना। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द क्रैडल ऑफ फुल यूरोपियन सिविलाइजेशन। Am I clear till this part?
तो अगर ऐसा ग्रीक किसी फॉरेन रूल के अंडर है तो क्या यूरोपियंस को बुरा लगेगा? लगेगा, बुरा लगेगा। और ठीक है, ग्रीक में रिलीजन, ग्रीक लोगों के रिलीजन क्या है? दे आर मेनली क्रिश्चियंस। और ये ऑटोमन एम्पायर का रिलीजन क्या है? इस्लाम। तो यहाँ पे क्या हो रहे थे? रिलीजियस फाइट्स भी हो रहे थे, बहुत सारे क्लैशेस हो रहे थे। तो ऐसे में क्या यूरोपियंस का धर्म कर्तव्य नहीं बनता कि वो ग्रीस को आजादी दिलाने में मदद करे? बनता है। और इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया? ग्रीस को आजादी दिलाने के लिए सबने अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। अब देखो, अगर आप पेज नंबर 14 पे आते हो, टर्न टू योर पेज नंबर 14, तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट्रेट दिखाई देगा। यू विल गेट टू सी अ पोर्ट्रेट हियर. In this portrait, you can see one man is lying here almost in a dying state. यहाँ पे जो आदमी है वो क्या हो गया है? वो गिर गया है, वो लगभग मरने वाला है. He's on the verge of dying. और उसके ऊपर थोड़ा देखोगे तो वहाँ पे एक और आदमी, लेकिन वो बहुत सीवियरली इंजर्ड है. उसके अंदर अब ताकत नहीं बची है कि वो क्या करे, किसी के साथ उठकर फाइटिंग करे. उसके आमने सामने उसके नंगू पंगू बच्चे घूम रहे हैं. That is showing his misery, his poverty. Okay? इतना क्यों हंसते हो? तुम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ाई की है हिस्ट्री की कभी, इन बोलचाल वाली भाषा में? की है ना? नहीं की? इसने की है ना मेरे साथ पिछले साल. यस, चलो. सो यहाँ पे इस ओवरऑल इमेज को किसने बनाया है? यूजीन डेलाक्रिक्स. डेलाक्रिक्स ने इस इमेज को बनाया है. क्यों बनाया है? टू सेंसिटाइज द पीपल. बस बस बस, अब मेरी तरफ ध्यान दो. टू सेंसिटाइज द पीपल दैट हाउ बैड द ग्रीक्स आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस. देखो उनका हालत कितना खराब है. कोई मर रहा है, कोई अधमरा हो गया है, बाल बच्चे अनाथ हो गए हैं, बीवियां विधवा हो चुकी है. ये सारा कुछ दिखाने के लिए और पूरे यूरोप से क्या कलेक्ट करने के लिए? सिंपैथी. इनके लिए दुख दर्द, इनके लिए फीलिंग्स कलेक्ट करने के लिए ऐसी पेंटिंग यूजीन डेलाक्रिक्स ने बनाई थी. और इस पेंटिंग का, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेंटिंग्स थे और भी बहुत सारी बातें थी जिससे इंस्पायर होकर एक अंकल थे. उस अंकल का नाम क्या है? लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन ने क्या किया? लॉर्ड बायरन, he was an English poet. कहाँ से थे ये? इंग्लैंड से थे. यस और नो? और ये क्या थे? पोएट थे. और इनके पास ना बहुत पैसा था, पैसे वाला आदमी था ये आज के डेट में अगर होता ना तो अंबानी अदानी को भी पीछे छोड़ देता. इतना पैसा था. आप सबको पीछे छोड़ देता. इतना पैसा था इसके पास. अब इतना सारा पैसा लेकर ये आदमी किधर गया? ग्रीस गया. उसके पास जितना भी पैसा था ना, उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया. किधर? सब. थोड़ा तेरे को भी दे देता नहीं? It is given on your page number 13. First, second, third para. Third para, last 4-5 lines is there. No, there it is given. Page number 13. सुनो, आगे की कहानी सुनो. लॉर्ड बायरन ने क्या किया? He was an English poet. He was very rich. He gave away all his wealth so that Greece could get independence. और वो खुद भी लड़ने के लिए गया. कहाँ से गया? इंग्लैंड से ग्रीस तक गया. लेकिन पहुंचने के बाद उसको क्या हो जाता है? बुखार, फीवर हो जाती है उसको. और उस टाइम पे तो क्रोसिन भी नहीं था, पैरासिटामोल नहीं था. तो ये क्या हो गया? मर गया. फीवर से मर गया बच्चे. नहीं, बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं था. He was around 24 या 26 एज का था. फीवर से मर गया. आज के डेट में इसके डेथ को, he died on 19th April. उसका जो डेथ है ना, it is celebrated as Byron Day. कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? ग्रीस में. Greek people, they remember him, and in his honor they celebrate his death anniversary as Byron Day. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ऐसा नहीं था कि बस अड़ोस पड़ोस के गांव वाले ही थे. ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड या फ्रांस यहीं से लोग जाकर ग्रीक को इंडिपेंडेंस दिलाने की कोशिश करें. ग्रीस के लोगों ने 1821 से ही क्या किया? they were fighting.
for their independence. और fighting कैसे करेंगे? Many of the times they were non-resident Greeks, यानी कि ऐसे ग्रीक्स जो अब ग्रीस में नहीं रहते, रह भी नहीं सकते थे, उनको क्या कर दिया होगा? देश निकाला दे दिया होगा, एग्जाइल पे भेज दिया होगा. So such Greeks also what they did, they were forming groups, they were forming help associations, and they were staying away from Greeks and still they were trying to fight for their मदरलैंड. ऐसे नेशनलिस्ट भी थे, ऐसे ग्रीक नेशनलिस्ट भी थे, उन लोगों की भी हेल्प ली. ऐसे जो अड़ोस पड़ोस के गांव से, जैसे इंग्लैंड से बायरन गया था, ऐसे भी लोगों से हेल्प ली. और फाइनली ग्रीस में जो रहते थे उन लोगों ने भी क्या किया? खूब लड़ाई झगड़े किए. और फाइनली 1832 में क्या हो गया? इंडिपेंडेंस मिल गया. ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट. Why are those videos switched off? Sanmitra Shekhar and Anshul Mangan. Why are your videos switched off, बच्चों? Put them on. Yes. So, the Treaty of Constantinople signed in 1832 क्या हो गया? आपके ग्रीस को मिल गया था इंडिपेंडेंस. फाइनली इनका जो लड़ाई झगड़ा था वो क्या हो गया? खत्म हुआ और ये क्या बन गए? इंडिपेंडेंट बन गए. नाउ वी विल टॉक अबाउट रोमांटिक इमेजिनेशन. आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ाती बच्चा मैं. ढूंढो ढूंढो. Page number 13, 3.1. The romantic imagination and the national feeling. Am I going to teach you romance here? No. Then what is romantic imagination? Okay, pretending something that is not existing. That is what you are trying to say. Okay, then what else? और कुछ सूझ रहा है रोमांटिक इमेजिनेशन में, या सिर्फ रेड रोज ही दिख रहे हैं? हाँ, और क्या सूझ रहा है? एक क्लास में तो बच्चे बोल रहे थे मैम वो रेड कलर के वो हार्ट शेप के पिलो होते हैं ना, वो सूझ रहा है मैम हमको. रोमांटिक इमेजिनेशन में आपको क्या दिया गया है समझो. पहले सुनो. देखो, एक कंट्री को, एक टेरिटरी को हथियाने के लिए, कैप्चर करने के लिए दो रास्ते होते हैं. एक रास्ता होता है हार्ड पावर का. कैसा पावर? इस्तेमाल करोगे गन्स, weapons, battle, wars, battle, yes, much more. ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे? ढुशुम ढुशुम करके अपना जो टेरिटरी था वो एक्सपैंड कर लोगे. दैट इज हार्ड पावर. अब दूसरा एक जरिया है, वो क्या है? सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर में क्या करोगे? सत्याग्रह करोगे. फिर भी आंसर बेटर है. वो आशी ब्रांच के बच्चे बोले पिलो फाइट करेंगे. सॉफ्ट पावर में क्या करोगे? विल ट्राई टू डेवलप द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म. यस और नो? यू विल ट्राई टू एक्सपैंड द एरियाज कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, डांस, म्यूजिक. यस और नो? ये सारी चीजें क्या करके करोगे? आप सॉफ्ट पावर के जरिए लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करोगे. देखो, वॉर्स वगैरह लड़के ना आप लैंड को तो एक्सपैंड कर लोगे, टेरिटरी का एक्सपेंशन तो हो जाएगा, लेकिन क्या लोगों के मन में आपस में यूनिटी वाली फीलिंग आएगी? कभी नहीं. कभी नहीं. हो सकता है कभी कभार आ जाए, बट वेरी रेयरली. एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट. हिस्ट्री में हमेशा होते हैं एक्सेप्शंस.
तो वो बहुत रेयरली, लेकिन अगर आप पैट्रियोटिज्म, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री ये सब इस्तेमाल करोगे तो लोगों के मन को क्या कर पाओगे, जोड़ पाओगे, उनके दिलों को जोड़ पाओगे, और वो अपने आप को किससे एसोसिएट करेंगे, अपने मदरलैंड से एसोसिएट करेंगे, अपने कंट्री से एसोसिएट करेंगे। और यही तो ये लोग चाहते थे। कौन से लोग? रोमांटिक आइडियोलॉजी रखने वाले लोग। रोमांटिसिज्म क्या है? आगे भी आपके लाइफ में कभी भी ये वर्ड आता है ना, किसी वर्ड के आगे ISM लग जाता है, ISM, रोमांटिसिज्म। तो व्हाट इज दिस? दिस इंडिकेट्स दिस इज एन आइडियोलॉजी, सोचने का एक तरीका है। व्हाट इज इट? इट इज एन आइडियोलॉजी। सो रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिक इमेजिनेशन रखने वाले ये लोग जो सॉफ्ट पावर में बिलीव करते थे, जस्ट विल कंप्लीट दिस पार्ट, जो सॉफ्ट पावर में बिलीव करते थे, दे वर अगेंस्ट द साइंस एंड रीजन। उन्हें लगता था कि आप साइंस का इस्तेमाल करके क्या बनाओगे, गन बनाओगे, बम बनाओगे, आर्टिलरी बनाओगे, उसका क्या फायदा है? उससे तो सबका डेथ हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। एंड दे वर अगेंस्ट रीजन आल्सो, बिकॉज व्हाट रीजनिंग यू विल गिव to expand your territory, you are doing this war, to expand your nation, you are waging this war, but they were against all these types of science and reason. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. हाँ, एक और पीरियड है।